नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज बात होगी कोविड के कहर में अनाथ हुए मासूम बच्चों की। कोरोना की सुनामी ने सबसे बड़ा दर्द उन मासूमों को दिया है जो अकेले रह गए, माता पिता की मौत हो गई और अब उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों की सुध लेने के लिए दिल्ली के हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में इस बात की आशंका जताई गई है कि अनाथ बच्चों की मानव तस्करी की जा सकती है। इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। याचिका में हाई कोर्ट से दिल्ली सरकार, पुलिस, केंद्र सरकार को ऐसे बच्चों की पहचान करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में अनाथ बच्चों के लिए आर्थिक मदद या मुआवजा देने के लिए भी गुहार लगाई गई है। कोर्ट ने पुलिस और सरकारों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश का जिम्मा उठाने का ऐलान किया है। एनजीओ सेफ चाइल्ड ने भी ये आशंका जताई है कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चे गलत हाथों में जा सकते हैं। उनका शोषण और तस्करी की संभावना बढ़ गई है। संस्था ने आगाह किया है कि ऐसे बच्चों की जानकारी सोशल मीडिया पर ना दें। जाहिर है, अपने माता पिता के और परिजनों को खो देने वाले मासूम बच्चे बेहद खतरे में हैं। उन्हें तुरंत मदद और सहारे की जरूरत है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये कैसे संभव होगा। आखिर सरकारों को कैसे योजना बनाने की जरूरत है। समाज भी अपनी भूमिका कैसे निभाए। बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसे मासूमों को कैसे बचाया जाए। जानेंगे समाधान, विशेषज्ञों के साथ करेंगे मंथन, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश में कोरोना की ऐसी सुनामी आई कि पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गई। अचानक कई परिवार उजड़ गए। कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा मार पड़ रही है उन मासूमों पर जो बेसहारा हो गए। माँ बाप का साथ छूट गया, अब वो अनाथ हैं और तमाम दुश्वारियां झेल रहे हैं। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में 1000 से ज्यादा बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि ऐसे बेसहारा मासूमों का संबल कौन बने, कौन संभाले, कौन पढ़ाए लिखाए। ऐसे ही मासूमों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा और उनकी देखभाल के लिए हाई कोर्ट की तरफ से निर्देश देने की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्रालय, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में इस बात की आशंका जताई गई है कि अनाथ बच्चों की मानव तस्करी की जा सकती है। इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार, पुलिस, केंद्र सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करे, एनजीओ के माध्यम से उन्हें करीबी रिश्तेदारों को सौंपे या अनाथालय में रखने का प्रबंध किया जाए। अनाथ बच्चों के लिए आर्थिक मदद या मुआवजा भी दिया जाए। यह आर्थिक मदद बच्चों के निकट परिजनों को दी जा सकती है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और परवरिश का खर्च उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, वो अपने आप को अनाथ न माने। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से अनाथ हुए और बेसहारा बच्चे अब राज्य की संपत्ति हैं। उनका ध्यान रखने के लिए राज्य सरकार की ओर से सभी जिम्मेदारियां निभाई जाएंगी। जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है, उनके भरण पोषण सहित सभी तरह की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। वहीं झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार का प्रयास है कि माता पिता को खो देने वाले बच्चे शोषण या बाल तस्करी में न फंसे। बच्चों की मदद के लिए चाइल्ड केयर हेल्पलाइन जारी की गई है। अनाथ हुए बच्चों के परिवार में कोई सदस्य उनकी देखभाल करने के लिए सहमत होता है तो उन्हें देखभाल करने के बदले मासिक प्रोत्साहन सहायता भी दी जाएगी। दरअसल सामाजिक संगठन सेव द चिल्ड्रन ने यह आशंका जताई है कि कोविड काल में बेसहारा हुए बच्चे मानव तस्करी का शिकार हो सकते हैं। ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई है। संगठन ने आगाह किया है कि बेसहारा बच्चों की जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर न की जाए। जरूरत हो तो हेल्पलाइन 1098 पर कॉल कर जानकारी दी जाए। संस्था को अकेले राजस्थान में ही बेसहारा बच्चों की करीब 80 कॉल रोज मिल रही हैं। ऐसे अनाथ बच्चों को गोद लेना भी आसान नहीं है। अगर आपको किसी परिचित नर्सिंग होम, अस्पताल या किसी एनजीओ से बच्चों की सूचना मिलती है तो उसके आधार पर मिले बच्चे को आप गोद नहीं ले सकते। इसकी एक पूरी लीगल प्रक्रिया है।
आपको उसी प्रक्रिया से होते हुए बच्चे को अपनाना होगा। जाहिर है अनाथ हुए मासूम खतरे में हैं। उनके लिए ठोस योजना की जरूरत है। सवाल ये है कि सरकार और समाज के स्तर पर क्या कुछ किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात करेंगे उन अनाथ हुए बच्चों की जिनका अब कोई सहारा नहीं है। कोरोना की सुनामी ने सबसे बड़ा दर्द उन मासूमों को दिया है जो अकेले रह गए हैं। माता पिता की मौत हो गई और अब उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों की सुध लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है। इस याचिका में क्या कुछ है, इसकी भी आज हम बात करेंगे। दरअसल याचिका में इस बात की आशंका भी जताई गई है कि अनाथ बच्चों की मानव तस्करी भी की जा सकती है और इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की यहां पर जरूरत है। तो याचिका में हाईकोर्ट से दिल्ली सरकार, पुलिस, केंद्र सरकार को ऐसे बच्चों की पहचान करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में अनाथ बच्चों के लिए आर्थिक मदद या मुआवजा देने के लिए भी गुहार लगाई गई है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि ये मामला कितना गंभीर है और ऐसे बच्चों को सहारे की कितनी जरूरत है। सरकार सहारा देने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो यहाँ पर जिसका जवाब आम जनता भी जानना चाहेगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और झारखंड के मुख्यमंत्रियों ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश का जिम्मा उठाने का ऐलान किया है। एनजीओ सेव चाइल्ड ने भी यह आशंका जताई है कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चे गलत हाथों में जा सकते हैं। उनका शोषण और तस्करी की संभावना भी बढ़ गई है। संस्था ने आगाह किया है कि ऐसे बच्चों की जानकारी सोशल मीडिया पर ना दें। जाहिर है ये कहा जा सकता है कि अपने माँ बाप, अपने माता पिता, अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों को खोने वाले मासूम बच्चे खतरे में हैं। उन्हें तुरंत मदद की और सहारे की जरूरत है। लेकिन सवाल ऐसे में ये भी है कि क्या ये संभव है? अगर हाँ, तो ये कैसे? आखिर सरकारों को कैसे योजना बनाने की जरूरत है? समाज भी अपनी भूमिका आखिर कैसे निभाए? कुछ लोग बच्चों का भला करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें अडॉप्ट करें, लेकिन कैसे? उसके लिए क्या कुछ योजना है? और चलिए इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रज्ञा परांडे जी हमारे साथ है, सदस्य हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। बहुत स्वागत है मैम आपका। संध्या बजाज जी हमारे साथ है, पूर्व सदस्य हैं चाइल्ड राइट कमीशन की। आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ AK जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व DGP हैं। अमोद कंठ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी पूर्व DGP है। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा प्रज्ञा जी आपसे है। मैम, ये कितनी बड़ी समस्या है? अनाथ बच्चों को बेहतर परवरिश देना, उनको संभालना, उनको बेहतर परवरिश के साथ बड़ा करना, और ये जो गंभीर समस्या बनती जा रही है, ये आपके नजरिए से कितनी गंभीर है और इस समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है? मैं मानती हूँ और इसके लिए जूनियर जस्टिस एक्ट जी ठीक है, उसको लेकर अगर काम करें और स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करें तो वही सही, यानी वेल डिफाइंड एक्ट हमारे देश में है और हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तक उसका नेटवर्किंग है। बस हमें जो ऑफिशियल्स है उनको प्रॉपर रिफ्लेक्ट करना जो आना चाहिए और अनाथ बच्चे उसका प्रॉपर इंक्वायरी होके उनको तुरंत उनके किनशिप रिलेटिव टॉप प्रायोरिटी तो बच्चे का हमेशा वो अपने कंफर्ट जोन में रहे, अपनी पहचान वालों के पास रहे, ये ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई नहीं है तभी उनको कहीं ना कहीं होम में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने उनको रखे, फिर बाद में प्रोसेस पूरा फॉलो करके तो उसमें थोड़ा समय लगेगा
उधर बच्चों की सेफ्टी और बच्चों के लिए तुरंत रिलीज करने के लिए, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का डीएम ही देखभाल करना है, ये कानून कहता है। तो जो कानून में डिफाइन है उसको लेकर चले तो बच्चे सुरक्षित तरीके से उनको रख सकते हैं। बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रख सकते हैं। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप पुलिस अधिकारी के तौर पर कार्यरत रह चुके हैं, आपने देखा है सर कि किस तरह से अनाथ बच्चे जब अनाथ हो जाते हैं, जब बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तो सर कोरोना काल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर एक बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो अनाथ हुए हैं, लेकिन ऐसे में जो बच्चे हैं उनके सामने किस तरह की समस्या आती है, कैसी समस्याओं से वो दो चार होते हैं? उनके सामने बड़ा जबरदस्त फाइनेंशियल संकट भी है, इमोशनल ट्रॉमा भी है, पेरेंट्स को खोने का। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो उनके बहुत ही निकट के रिश्तेदार हैं वो उनको अपनी कस्टडी में ले। उन रिश्तेदारों को अगर कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता हो गवर्नमेंट की तरफ से तो उनको मुहैया कराई जाए, जिससे कि वो इन बच्चों का ढंग से लालन पालन कर सके। किन केयर जो कहलाता है, किन केयर, ये किनशिप ये बहुत बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चे बड़े जबरदस्त ट्रॉमा से गुजर के चुके हैं। तो पता चला एक ट्रॉमा और हो गया कि उनको जो है वो रिश्तेदारियों से भी दूर कर दिया गया। तो इसके लिए ये प्रयास होना चाहिए, हर स्टेट लेवल पर इसका प्रयास हो रहा है। यूपी में भी कोविड वर्चुअल सपोर्ट ग्रुप्स बनाए गए हैं। जो बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है, उनको जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया गया है और उनके लिए सब प्रयत्न किए जा रहे हैं। कोई अगर अडॉप्शन करना चाहता है, जैसा अभी कहा गया कि बाकायदा उसको जो है कारा जो है सेंट्रलाइज्ड अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, उसके जो नियम है उनका पालन करते हुए उसको अडॉप्शन करना होगा। वही सेफ होगा और वही बच्चों के हित में। बिल्कुल संध्या जी, हमने देखा कि अभी हाल ही में अगर हम बात करें सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें निकल के सामने आई जिसमें फोटो के साथ लिखा होता है कि इनके दोनों बच्चियों के माता पिता कोरोना काल में नहीं रहे, कोरोना उनको हो गया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। तो कोई भी इस बच्चों को लेना चाहते हैं तो वो ले सकता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि बच्चे अडॉप्ट करना, ऐसे में ये भी कहा जाता है कि जब बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो उस वक्त कई तरह की सावधानियां भी बरतनी चाहिए। किस तरह की सावधानियां बरतने की बातचीत की जाती है और क्या कुछ नियम कायदे होते हैं जिस वक्त बच्चों को अडॉप्ट किया जाता है? जी, सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ माननीय हाईकोर्ट का, जिन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि उन बच्चों का ध्यान किया जाए जो अनाथ हो गए इसमें। इसके साथ ही आपको यही कहना चाहूंगी कि एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। माननीय योगी जी ने भी अनाउंस किया है, हमारे केजरीवाल जी ने भी किया है, कहीं और भी चीफ मिनिस्टर ने किया है। लेकिन इसके साथ साथ मेरी मांग रहेगी कि इस पर एक राष्ट्रीय नीति बने। हमारे बीच में अमोद कंठ जी बैठे हैं, वो जानते हैं कि इस विषय पर हमने फॉस्टर पेरेंट्स का जब विषय लिया था, किस तरीके से अडॉप्शन की बात हुई थी। अडॉप्शन में कारा की भी मैं सदस्य रही हूँ, उसमें भी मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि बड़े सख्त कानून है। आपने एक सवाल पूछा है नेहा जी, कानून बहुत सख्त है, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, लेकिन जो कोरोना काल है इसमें कई तरीके की छूट दी जा रही है। इसमें भी मैं कहना चाहूंगी कि हमें आज ये देखना है कि बच्चे सही हाथों में चले जाएं, परंतु इसके साथ साथ ये नहीं कि उन पर इतनी कार्रवाई हो कि वो बच्चे बड़े हो जाएं, एडोलेसेंट हो जाएं, तब तक भी आप उनका सही स्थान उन्हें दे ना पाओ। जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया फॉस्टर पेरेंट्स की भी ये भी स्कीम हो सकती है। आपके यहाँ पर जो हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं उनके माध्यम से भी आप ये बात कह सकते हैं और हर बच्चे तक ये पहुंचना चाहिए और जल्दी से जल्दी। देखिए, डिलेड जस्टिस इज नॉट ए जस्टिस, तो वो तो आपका डिनाइड हो गया जस्टिस। इनके साथ न्याय जल्दी से जल्द किया जाए और इस तरीके से किया जाए कि हर बच्चे को उनके पेरेंट्स जल्दी मिल जाएं। उनके रिश्तेदार हैं जैसे उनके साथ बातचीत करके एक नोडल ऑफिसर, एक अच्छी सी एनजीओ, लाइक मैं ये नहीं है कि अमोद जी बैठे हैं तो कह रही हूँ, लाइक प्रयास, लाइक और अदर एनजीओ, उनको बीच में डाल के आप लोग उन बच्चे तक
आप बच्चों तक पहुंचे, सबसे पहले तो उस बच्चों तक पहुंचे। पहुंचना कोई आम काम नहीं है। अभी ऐसा नहीं है कि ये बस सिर्फ बात कर दी है, डायरेक्शन भी हो गई है, लेकिन इनको फॉलो करना हाई कोर्ट ने कह दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सही मायने में उनको क्रियान्वित करना, उनको ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको बहुत से लोगों को, एनसीपीसीआर को, जितने डीसीपीसीआर हैं हर स्टेट के, हर एक को आपको कॉन्फिडेंस में लेना होगा। पूरी एक चेन बनानी होगी। चेन बना के आप ये अडॉप्शन जो एक्ट है, ये कानून के माध्यम से होता है कि उसकी जायदाद भी आपकी हो जाती है। जब आप बच्चा आता है, सबसे बड़ा ये ऑब्स्टिकल है कि आप जायदाद उसकी दे देते हैं। ये बहुत बड़ा फेवर भी है बच्चे को, लेकिन ये साथ साथ कोर्ट बैठती नहीं है, कोर्ट सुनती नहीं है। कोर्ट हर बच्चे का अलग से उन्होंने देखना होता है। कहीं देखिए वो शंका जो जाहिर की है कि कहीं इन बच्चों का इस तरीके से शोषण ना हो कि वो उनको बाहर बेच दिया जाए, देश में बेच दिया जाए, उनका मिसयूज हो जाए। ये वाला जो शंका है, ये शंका हमको काम करने से रोकेगी। लेकिन इन शंकाओं को दूर करना है। दूर करना है किनके माध्यम से? उन्हीं माध्यमों से जो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। लेकिन हम उनसे काम नहीं ले रहे। जितने भी हमारे पास चीजें हैं, हम वो सारे बैठे हुए हैं, उनको काम पे नहीं लगाया जा रहा, उनको ये नहीं बताया जा रहा। आज ये जो बच्चे अनाथ हुए हैं, मैं एपीएन न्यूज को भी बधाई दूंगी कि आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। मुझे बड़ा दुख है जो बच्चे अनाथ हुए हैं, मेरा मन रो रहा है उनको देख के कि कैसे करेंगे वो, कौन उनको संभालेगा। जी जी जी, बिल्कुल। जाहिर तौर पे ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे बन जाता है, कौन संभालेगा। अमोद जी मेरे साथ हैं। अमोद जी न सिर्फ पूर्व डीजीपी हैं, बल्कि बच्चों के लिए लगातार काम करते रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए इस मसले को उठाते रहे हैं, और इनकी भूमिका की वाकई सराहना करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अमोद जी, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है। जिस बात का जिक्र अभी संध्या जी कर रही थी, उन्होंने आपका भी कई बार जिक्र किया कि आप कई बार जिस तरह से इस विषय पर, इस काम को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। सर, ये यहाँ पर समझाने की कोशिश करें। उन्होंने राष्ट्र नीति की भी बात की। राष्ट्र नीति इस और बनने कितनी जरूरी आप समझते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये मान लीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए, इस समय हो गए, वैसे भी होते हैं, और हम लोग सभी साथ काम करते हैं। संध्या जी ने भी साथ काम किया है जी। तो हम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि पूरे देश में कम से कम 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप, परिवार का साया उनके ऊपर नहीं है। आम समय पे भी ऐसे बच्चे जो हैं, उनको आवश्यकता होती है किसी न किसी संरक्षण की, उनको आवश्यकता होती है शेल्टर की, पूरे प्रोग्राम की, जिसकी कोई तैयारी नहीं है। पूरे देश में ऐसे बच्चों को रखने के लिए जो है करीब 8,000 संस्थाएं हैं, होम्स हैं, शेल्टर्स हैं। उनमें कोई 2.25 लाख बच्चे अभी हैं जो रह रहे हैं। उससे आगे ज्यादा वो नहीं रह सकते हैं। हमारे पास प्रयास के पास ऐसे 38 होम्स हैं, शेल्टर्स हैं, जहां हम लोगों को, बच्चों को रखते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए कि जो बहुत गरीब या लोअर मिडिल क्लास के ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको दूसरे लोग, जिनको लेना पड़ेगा, अपने किसी न किसी शेल्टर में लेना पड़ेगा या अपने घर में लेना पड़ेगा, तो वैसे बच्चों के लिए ही आवश्यकता है। जो अच्छे परिवार के बच्चे हैं, वो परिवार थोड़ी हमको दे देगा। मान लीजिए माता पिता का देहांत हो भी गया और बच्चा किसी मध्यम वर्गीय परिवार का है या उच्च परिवार का है, वो तो चाहेगा नहीं। जो गरीब साधारण परिवार के लोगों को ही आवश्यकता है। जो बच्चे हमारे यहाँ चाइल्ड लाइन के थ्रू, अभी देश में 10 महीने में कोरोना के समय जो हमारा 1098 है, उसके माध्यम से कोई 44 लाख कॉल आए, उसमें 4 लाख कॉल ऐसे थे जो कि बच्चों की समस्याओं से संबंधित थे। कुछ कॉल उसमें ऐसे थे जैसे ऐसे बच्चों को रखने की बात थी। तो हमारे पास अभी सच पूछिए तो सरकारी तंत्र के माध्यम से, स्कीम के प्रोग्राम के माध्यम से ऐसे बच्चों को रखने की का कोई भी इंतजाम नहीं है। 4 ढंग के तरीके हैं। या तो बच्चे को अडॉप्ट कीजिए, आफ्टर केयर में डालिए, स्पॉन्सरशिप कीजिए, या आफ्टर केयर कहते हैं वहां डालिए। उसके लिए अगर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का आप साथ लेना चाहते हैं तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। सर, किस तरह के सपोर्ट की आप बात करें? एक बार तफसील से यहाँ पे बताने की कोशिश करें। जी जी, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। एक पहला सपोर्ट यह है कि ऐसे बच्चे, जैसे प्रयास में ऐसे बच्चे जरूर आएंगे, कॉल्स आ रहे हैं, आएंगे, लेकिन अगर बच्चों को अपने होम में तो हम रख सकते हैं, शेल्टर होम में रख सकते हैं, जगह भी हमारे पास है, अभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हमको रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए ऐसे बच्चों की देखभाल करनी है तो उसके लिए हमको फिर बच्चों को अडॉप्ट करने की
एक कोशिश करनी चाहिए या फॉस्टर केयर बच्चों को डालना चाहिए। सारे कानूनी तरीके हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर तरीके हैं। पूरे देश में आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जिस देश में हर परिवार में अडॉप्ट करने की परंपरा होती है, गोद लेने की परंपरा होती है, वैसे देश में सिर्फ 4,000 बच्चों को लीगली अडॉप्ट किया जा रहा है। धीरे धीरे अडॉप्शन के कानून या उसके कायदे इतने सख्त हो गए हैं कि देश में अडॉप्शन हो ही नहीं रहा है, लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि इन बच्चों की देखभाल के लिए, परवरिश के लिए, पढ़ाई लिखाई, उनके संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए जिस नीति की बात संध्या जी ने की, मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि इस स्कीम के अंदर, जो स्कीम हमारा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो गवर्नमेंट का है, उसके अंदर हम लोगों को एनजीओज को, गवर्नमेंट को ऑफर करना चाहिए, कहना चाहिए कि आप ऐसे बच्चों को लीजिए। और जिनके पास ऐसे बच्चे आते हैं, चाहे वो पुलिस के पास आए या चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से आए, चाहे किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आए या परिवार से हम सीधे लेके आए, उनको एक खुले तौर पे ये कहना चाहिए कि आप कीजिए। अभी देखिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे देश में पूरे काल में बहुत रिश्ता अजीब रहा। मतलब गवर्नमेंट ने उस लेवल पे इतना ज्यादा उनको कोऑर्डिनेट नहीं किया। ठीक है। हालांकि नीति आयोग के माध्यम से आपको पता होगा कि उन लोगों ने चीफ सेक्रेटरीज को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा है। नीति आयोग में हमारा एक सीएसओ स्टैंडिंग कमेटी में उसका ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर भी हूँ, मुझे मालूम है कि किया जा रहा है। लेकिन जब तक ग्राउंड पे जाकर के, जहाँ पे समस्याएं हैं वहां पहुंच करके बच्चों को संरक्षण नहीं प्रदान किया जाए, बच्चों को अडॉप्ट करके नहीं रखा जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है यहाँ पर अमोद जी। इसी को मैं आगे बढ़ाते हुए प्रज्ञा जी करूंगी। प्रज्ञा जी, सवाल इस बात को लेकर है, अडॉप्शन के लिए क्या कुछ प्रक्रिया होती है? इस प्रक्रिया को मुझे बताइए, क्योंकि जिस प्रक्रिया को अभी अमोद जी कह रहे थे बहुत सख्त है और जाहिर तौर पर दिक्कतें होती है लोगों को, इसलिए अडॉप्शन भी नहीं हो पाता। ये प्रक्रिया यहाँ हम आपसे समझना चाहेंगे। अभी अमोद जी का और संध्या जी का मैं सुन रही थी और दिक्कत है, किसी भी कानूनी प्रक्रिया में दिक्कत जी जी ये बच्चे हैं, बच्चों की फ्यूचर पूरा रहेगा का जिंदगी पूरा। तो इस प्रक्रिया में वेल डिफाइंड वाले कुछ तो बता ही दिया था। तो 1098 को कॉल करना पुलिस के थ्रू आएंगे, नजदीक थाना पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है बच्चा, CNCP चाइल्ड नीड ऑफ पेरेंट प्रोटेक्शन भी है बच्चा, जिसका जो अभी इस स्थिति में बहुत बड़ी संख्या में माता पिता की मृत्यु हो रही है, तो उनको आर्फन हम बोलते हैं, दोनों नहीं है, सिंगल पेरेंट्स वाले बच्चों को भी यह नीड है। जब बच्चे सुरक्षित नहीं है अपने घर में, उनको CNCP अगर डिसाइड करना है तो सिंपल सी चीज नहीं होता है। या कोई क्राइम करके आ रहा है बच्चा, पेरेंट्स नहीं है, देखभाल नहीं है, या पेरेंट्स के साथ भी रहता है, CCL चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के बच्चे, दो तरीके के बच्चे वो डेफिनेशन है अपने पास। मगर इस तरीके में प्रोसेस ऑफ चेंज हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू जो चाइल्डिंग नीड CNCP बच्चे भी बच्चों का संवाद उनके थ्रू जाना पड़ता है। उसमें हाँ मैं मानती हूँ थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि SIR होती है, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और नॉर्मल टाइम में ये समय लेने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे की पूरी जीवन उससे जुड़ी हुई है। जी जी। और उसका फॉलो भी करते हैं, और एक बार लीगल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, थ्रू प्रॉपर प्रोसेस में जाके बच्चा अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के पास पहुंच जाएगा, बाद में भी उसकी पूरी निगरानी रखा जाएगा। तो ये प्रोसेस को अभी एकदम चलिए लीगल प्रोसेस समझ लेते हैं। संध्या जी, लीगल प्रोसेस में कहाँ समस्या आती है, कहाँ तकलीफ होती है, कहाँ दिक्कतें आती है कि बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं लोग? जी देखिए, एक तो बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है, और दूसरा जब अप्लाई करते हैं पेरेंट्स कि हमें बच्चा लेना है, तो उस समय जो बच्चे सामने होते हैं वो उन बच्चों की जिस तरीके से अभी जिनकी मॉनिटरिंग होगी, ऐसा बहुत सारी बातें हैं। माने आपका जो प्रोग्राम है ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो प्रक्रिया है इसके लिए बताना खत्म नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद में समस्या सबसे ज्यादा आती है जब
कानूनी आप गोद लेते हैं उस समय आपका केस ही नहीं लगता है कोर्ट में, मैंने पहले भी बोला। और बच्चे जो है वो इंतजार नहीं कर सकते, बच्चे क्यू में नहीं लग सकते, बच्चे नहीं है कि वो फॉर्म भरते रहें। बच्चा अपना खुद का भला नहीं कर सकता है, लेकिन बेहतरीन हित जो है, हमें चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, ये चिल्ड्रन इन नीड एंड केयर ये क्या है, ये अभी यही चीज ली जा रही है। यही चीज हाई कोर्ट ने कहा है कि चिल्ड्रन इन नीड एंड केयर है, अभी वो नीड एंड प्रोटेक्शन चाहिए उनको, चाइल्ड जो है उसको सुरक्षा चाहिए और ये जल्दी का काल है। इस वजह से मैं कहना चाहूंगी कि अगर एडॉप्शन कर देनी है तो इस तरीके से दें कि इतनी जल्दी में और पूरी तरह से, ये नहीं मैं कहती कि पारदर्शिता ना हो, देखा ना जाए, ऐसे किसी गलत हाथों में चले जाए, लेकिन अगर आप काम को बने प्रायोरिटी में करेंगे कि हमें करना ही है, ये हर घर तक ये बात मैसेज पहुंचाना है कि वो कौन लोग हैं, ऑडिट करिए उनको, वो जो बच्चों को अडॉप्ट करेंगे आप उनको बच्चों के साथ रखिए, मिंगल करिए। ऐसा मैंने एक होम किया था वहाँ पे विजिट उड़ीसा में, पुरी में, मैंने वहाँ देखा कि वहाँ सब एक तरह के बच्चे थे। हमने पूछा ये कौन तरह से बच्चे, बोले जिनके पेरेंट्स एक्सीडेंटल डेथ में मारे गए हैं, इनके सब पेरेंट्स एक्सीडेंट डेथ में गए थे, तो इनका दुख साझा है, इनका दुख साझा है, तो बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन। बिल्कुल, अगर इस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं जाहिर तौर पे दुखदाई है, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दुखदाई है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। जैन साहब, ये कितना दुखदाई है, क्योंकि अब मानव तस्करी के मामले सामने आना कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पहले भी इस बात को बार कि हमारे यहाँ कैरेक्टर की बहुत कमी है जी। हम ऐसे माहौल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि दुरुपयोग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इन परिस्थितियों का फायदा उठाएं। ऐसे में सोशल मीडिया का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है और प्रिंट मीडिया का बड़ा रोल इम्पोर्टेंट है कि कहीं पर भी ऐसी कोई बात पता चले उसको हाईलाइट किया जाए, जिससे कि पुलिस पर त्वरित कार्रवाई कर सके। और इसमें बड़ी गंभीर धाराएं हैं जिसमें कि बेल भी नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो पूरे देश के लिए नजीर बने और जो इस प्रकार की हरकतों में लिप्त हैं या भविष्य में होना चाह रहे हैं वो जरा इससे किनारा करें, ये बहुत जरूरी है। और ये तो बड़ा शर्मनाक है अगर इसकी आड़ में इन बच्चों की मानव तस्करी की जाए या गलत हाथों में बच्चे पहुंच जाएं। पर यह भी कहना सही है कि जो कारा की प्रोसीडिंग्स हैं वो बहुत लेंदी हैं, इनको थोड़ा शॉर्टन किए जाने की जरूरत है, जिससे कि बच्चे जल्दी से जल्दी एक होमली एटमॉस्फेयर में पहुंच सकें और उनका ठीक से लालन पालन हो। बिल्कुल। अमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, मानव तस्करी का मामला सर कितना गंभीर है आपके नजरिए से, हम समझना चाहेंगे, और कैसे बच्चों को बाहर भेजा जाता है, इन्हें गलत काम में ढकेला जाता है, ये पूरी प्रक्रिया में समझाने की आप कोशिश करें। देखिए, ऐसा है कि ये जो पहले मानव तस्करी में जब हम लोग काम करते थे तो हम लोग को लगता था कि जो कॉमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं वो सबसे घातक स्थिति उनकी है, लेकिन धीरे धीरे जो चाइल्ड लेबर है, जो बच्चे मानव तस्करी के शिकार हो रहे हैं, उनकी संख्या इतनी ज्यादा है, इतने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मैं एक मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, सिर्फ राजस्थान में जयपुर एक शहर, जयपुर से कोई कम से कम 3000 बच्चों को जयपुर में रेस्क्यू किया गया पिछले 2.5-3 साल में, और उनमें से 80% बच्चे जो थे वो बिहार के थे। लिहाजा हम लोगों ने बिहार भेज दिया, क्योंकि हमारे सेंटर जयपुर में, राजस्थान में भी हैं, बिहार में भी हैं, लिहाजा दोनों गवर्नमेंट से मिल करके हम लोग उनको बिहार वापस किए। वो अपने अपने घर पे चले गए, मान लीजिए वो सभी चाइल्ड लेबर थे, भयानक स्थितियों में थे। फिर पता लगा कि उनमें से बहुत सारे बच्चे वापस आ गए, कोविड के दौरान वापस आए, फिर उनको रेस्क्यू किया गया, फिर उनको हम वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोनों जगह स्थिति बहुत बुरी हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ी समस्या जो है वो फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर की है, जिसमें नया जो कानून हमारा है 370 IPC, जिसके अंदर केस रजिस्टर होने चाहिए, बहुत कम केस रजिस्टर होते हैं। अगर केस रजिस्टर होता है तो जो मानव तस्करी, बच्चों का व्यापार करने वाले लोग हैं, उनको हम पकड़ पाएंगे, गिरफ्तार कर पाएंगे, एक्शन ले सकेंगे। एक बात यह है। दूसरी बात उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जिन बच्चों को हम वापस करते हैं
उनको हम कहाँ लेके जाए। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, प्रयास के 3 बड़े सेंटर, एक गया में, एक पटना में, एक जमुई में, पिछले 1.25 साल से खाली पड़े हुए हैं जी। मतलब कि बच्चे थे 300-350 वो बच्चे थे जिनको कि हम लोगों ने राजस्थान से वापस बिहार में किया था, लेकिन अब ये समस्या शुरू हुई उसके बाद उनको एक आम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान करके उनको बंद करा दिया गया। अब वो बच्चे भी कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, हम नहीं जानते हैं इस बात को। तो रेस्क्यू करना अपने आप में काफी नहीं है। रेस्क्यू के अलावा जो बच्चों को आप सेव करते हैं, बचाते हैं, हजारों बच्चे हम लोग रेस्क्यू करते हैं, साल में कई 1000 बच्चे हम लोग उठाते हैं, चाइल्ड लेबर्स निकालते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका प्रोसेस होता है रिहेबिलिटेशन का, वो हम पूरा नहीं कर पाते। इसलिए आज भी यही उसमें कहाँ दिक्कतें आती है सर, वो भी समझाइए जरा, उसमें कहाँ दिक्कतें आती है? कोविड के दौरान मैं आपको बता दूं, कोविड के दौरान जो है मुझे याद है कि कम से कम 50 बच्चे, जिनमें कि कुछ बच्चे दिल्ली के थे 10 के आसपास और कुछ बच्चे हमारे राजस्थान में यहाँ थे, जो 50 बच्चे इस पीरियड में जो अलग अलग जगहों पे बुरी स्थितियों में पाए गए, उनको हमने रेस्क्यू कर लिया। रेस्क्यू करने के बाद उनको जहाँ हमारे शेल्टर्स में, होम्स में हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इसकी पूरी की पूरी जो रिहेबिलिटेशन की तैयारी है, अभी चर्चा कोई कर रहे थे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की, ये तमाम बच्चों को हमको पेश करना पड़ता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यह फैसला करती है कि बच्चों को कहाँ रखा जाए, नंबर 1। नंबर 2, इन बच्चों को जो भी, उनके परिवार को, बच्चों को जो भी कंपनसेशन मिलने की बात होती है, वो कंपनसेशन मात्र 2000 रुपए तो शुरू में मिल जा सकते हैं एसडीएम के ऑर्डर से, लेकिन एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहलाता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, उसके अंदर इन बच्चों के परिवार को या बच्चों को उनके संरक्षण के लिए 1 से 3 लाख रुपए मिल सकते हैं। अब तक कभी नहीं मिले, शायद ही पूरे देश में इस स्कीम को लागू किया गया होगा और 15-20 बच्चों को ही मिला होगा या उनके परिवार को मिला होगा। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। ये पूरा जो एक जाल है जिसमें कि कानूनी तंत्र के अंदर या बिल्कुल तमाम योजनाएं तो चलाई जाती है सर, लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पाता, खासतौर पर बच्चों को। अगर बच्चों के मामले में भी इस तरह की धांधली निकल के सामने आएगी या फिर बच्चों तक भी इसका लाभ नहीं पहुंचता, तो ये वाकई कई सवाल खड़े करता है। सर मैं लौटूंगी आपके पास, अमोद जी, आपसे बहुत सारे सवाल मेरे हैं जो कि मैं करना चाहूंगी आपसे और चाहूंगी कि जनता तक वो संदेश पहुंचे जो आप देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले प्रज्ञा जी, एक सवाल इस बात को लेकर भी है, अगर हम बाल संरक्षण आयोग की बात करें, किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है मानव तस्करी को लेकर? चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर हमने लास्ट 1.5 ईयर से लगातार हर स्टेट में स्टेक होल्डर्स, यानी जैसे हमारे जातीय बाल संरक्षण आयोग है, वैसे हर बाल संरक्षण आयोग से हम लगातार बात करते रहते हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, और हमने वल्नरेबिलिटी मैपिंग जहां पर हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, वहां टेक्नोलॉजी यूज करके पहले से ही डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके पहले से ही वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी स्टार्ट कर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को टीका चल रही है, उनकी डिस्ट्रिक्ट झारखंड से हमने स्टार्ट करवाया लास्ट, और साथ ही साथ जातीय बाल संरक्षण आयोग ने अभी एडॉप्शन को लेकर भी हमने तुरंत चीफ सेक्रेटरी को लेटर भेज दिया हमारे चेयरपर्सन के यहाँ से, और कमीशन भी मोटे हमें जितने भी कंप्लेंट्स आ रहे थे उसका लिया जा रहा है, जो ले रहे हैं, और साथ में हम प्रवास भी, जैसे हर देश का हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में मैं पहुंची हूँ, मोर देन 10 स्टेट हैप्पी किया बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना आल्सो, जब सेकंड वेव से पहले, तो ये नोटिस किया जाता है जब डिस्ट्रिक्ट को हम थोड़ा सेपरेट कर लें, देश में 700 है, तो नेशनल कमीशन हम लगातार हमारे डिफरेंट स्टेट्स में जो है स्टेट कमीशन के साथ WCD भी दिल्ली हाईकोर्ट में फरवरी में PNL, मगर सेंट्रल डिपार्टमेंट से भी चीफ सेक्रेटरीज को लेटर गई, और वो वहीं पर रुकती है, कोई भी हम लेटर भेजते हैं तो उसको तुरंत रिस्पांस भी मिलता है। तो हम अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक रेगुलर मीटिंग्स करके हर स्टेट से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आपके यहाँ ऑर्फन की, आपके यहाँ बच्चे, और कोरोना इस समय तो सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाले हैं, व्यक्ति को इतना समझ है सोशल मीडिया तक पहुंच सकता है क्या, वो 169 को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि JJ एक्ट के अंतर्गत बच्चों CHCP की बच्चा
कोई भी बच्चा वल्नरेबल रिवील करना कानूनन अपराध है। He's committing he or she, the person is committing a crime. It's not about pets. They are children. देश के बच्चे तो वो वल्नरेबल है। ये सारे डिटेल सोशल मीडिया डालने से अच्छा अपने डिश को दे। और ट्रैफिकिंग की बहुत बड़ी समस्या अभी कोरोना महामारी में जितना इंफॉर्मेशन ले रहे हैं लगातार एवरी डे कमीशन के थ्रू मीटिंग चलती है और फिजिकल हमारे कुछ मेंबर्स फिजिकल स्टेट्स में भी ट्रैवल करते हैं करके वहाँ सिचुएशन के अंदाज लगाता है और टीम वर्क कर रहे हैं हमारे यहाँ से ऐसे स्टेट्स में। तो हम मॉनिटरिंग एजेंसी भी हम NGOs के साथ कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है पहली बार इकट्ठा होके एक 8-5 स्टेट्स इकट्ठा होके काम लगातार मगर इसमें दिक्कत वाली ये है हमसे बहुत आगे चल के ट्रैफिक कर वो 10 कदम आगे कर रहे हैं और हर जगह क्राइम रेट बढ़ गई है। सब जानते हैं जो सुनने वाले। बिल्कुल, इस पे योजनाबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ने की जरूरत है मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संध्या जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी, फिर उसके बाद एक जैन से भी मेरे सवाल होंगे। जैन साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपसे मेरा सवाल है अभी संध्या जी, अगर हम कोरोना के मद्देनजर जिस बात का जिक्र अभी अमोद जी कर रहे थे कि नीतियां बना दी जाती है, योजना बना दी जाती है, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पाता है, बच्चों को भी खास तौर पे अगर हम बात करें तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की गई है कि अनाथ बच्चों को ये किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, उनका लालन पालन किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया और कई दिशा निर्देश दिए हैं। पहले तो हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के बारे में बताइए, और उसके बाद सवाल मेरा ये भी है कि ये कैसे सुनिश्चित हो कि सरकारें जो वायदा और दावा कर रही है वो जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक उनका लालन पालन किया जाएगा, या जो घोषणाएं की जा रही है उनका लाभ उन्हें मिलता रहेगा। जी देखिए, मैं बहुत कड़वी बात कहना चाहूंगी जो किसी भी राजनेता को पसंद नहीं आएगी कि सरकारों को खुद का नहीं पता कि वो कितने दिन तक रहेंगी, कितने सालों तक रहेंगी। जब तक बच्चे बड़े होंगे क्या वो यहीं रहेंगी? लेकिन यदि कोई काम हो रहा है तो हाई कोर्ट की डायरेक्शन में कमेटीज बने, जजेस जो एक्स जजेस हैं, एक्स DGPs हैं, आपके बीच में 2 DGPs बैठे। लेकिन आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है इसमें। अब बहुत माने लंबी लिस्ट है। जो ऑलरेडी अडॉप्शन चाह रहे थे वो लिस्ट खंगालिए जरा कि दुनिया मांग रही थी हमें बच्चे दो। अब उन्हें बताइए कि हमारे पास बच्चे हैं, आप आइए सामने, आप सामने आइए और बच्चों को लीजिए। और उस लेने में प्रक्रिया को थोड़ा बहुत आसान आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये बात ही रह जाएगी। और बच्चों का जिस तरीके से यहाँ पर भी केजरीवाल जी ने बोला है वो पढ़ाई और उसका, हाँ वो खर्च दे सकेंगे, खर्चा जरूर जाएगा सरकार की तरफ से, लेकिन बच्चों का क्या हो रहा है, सर्वांगीण विकास हो रहा है, उनको कोई ट्रॉमा तो नहीं, उनको डिप्रेशन तो नहीं, वो किस तरीके से जी रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग कौन सी कमेटी करेगी? इसके पास इतनी पावर है पूरे इंडिया के, वो बच्चों को देख पाएगी। इसीलिए कह रही हूँ कि राष्ट्रीय नीति बनना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय नीति बनना बहुत जरूरी है, सही कह रही है मैम। हर सरकार को चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार है, बिल्कुल, वो बच्चों को प्रायोरिटी पे ले, प्राथमिकता दिखाए, अपनी विशेषता दिखाए कि हाँ हम बच्चे का लालन पालन कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो सभी नागरिकों का पालन करने का लिया है जिम्मेवारी जी। अगर आज के इस युग में, इस समय में, जब कोरोना में माँ बाप ने कई माँ बाप ने बच्चे खो दिए, कईयों ने माँ बाप खो दिए, बिल्कुल आप मिलाइए उनको, आप बताइए उनको कि हम हैं आपके लिए। समाज भी आगे आए, समाज को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है, मोहल्ले को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है, आपके गांव को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। इन सबको कॉन्फिडेंस में लीजिए और लेकर आप आसपास के पड़ोस में ही आप अडॉप्ट करा सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन नहीं, इस पर बहुत मेहनत करनी है। इसलिए मुझे हैरानी होती है कि ये मेहनत जो है वो कौन करेगा। तो NGO जो हैं वो भी आए, पुलिस वाले आए, पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। वो सबकी रिपोर्ट आपको फट से दे देगी कि हाँ किसको आपको अडॉप्ट कराना चाहिए, किसको नहीं कराना चाहिए। लेकिन ये तो सभी को यहाँ पर मैम अपना कर्तव्य निभाने की जरूरत है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। एक सवाल मेरा जैन साहब आपसे है, क्योंकि चाइल्ड हेल्पलाइन के बारे में मैं समझना चाहूंगी आपसे कि इसका क्या रोल होता है।
अनाथ बच्चों को राहत पहुंचाने में? देखिए, चाइल्ड हेल्पलाइन में तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पे जब इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे हम लोगों को मिलती थी, कोई बच्चा घूम रहा है चारबाग स्टेशन पे लखनऊ में या कहीं पर, या बेगिंग में लिप्त है, या कुछ ड्रग्स वगैरह में है, या इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उनको पहुंचाया जाता है फौरी तौर पर। और फिर उसके बाद जो है फिर लीगल प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बहुत से प्राइवेट शेल्टर होम्स भी हैं, मैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ कुछ से में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके यहाँ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हम लोग पहुँचाते हैं, जिससे कि वो बच्चों का वहाँ पे ठीक से रखरखाव हो सके। जाके देखते भी हैं कि उनके साथ में जो फाइनेंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं जी जी, वो उन तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं उसमें कोई मैल प्रैक्टिसेस तो नहीं है। तो इस तरीके के प्रयास हो रहे हैं, पर कोई पूरे कंट्री के लेवल पे कोऑर्डिनेटेड कोई इस तरह के प्रयास नहीं हैं, जिनकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं जिनको हमको जो है वो सपोर्ट देना है। बिल्कुल। अमोद जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, जिसको आपने पहले भी उठाया है, वही मैं आपसे और तफसील से जानना चाहूंगी। देश के अडॉप्शन लॉ में किस तरह से बदलाव की गुंजाइश आप देखते हैं? क्योंकि आपने कहा कि काफी टफ है, काफी मुश्किलें आती हैं, काफी दिक्कतें आती हैं, और यही वजह है कि जो बच्चे हैं वो अडॉप्ट करने में काफी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में इस लॉ में किस तरह से बदलाव की जरूरत आप समझते हैं? चलिए, लगता है फोन लाइन कट गई है। प्रज्ञा जी, आपसे मेरा एक सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जो बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, क्या उनकी किसी तरह की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग करवाने की जरूरत है क्या, और ये कितनी जरूरत इसकी होती है? ये कंपलसरी है, इनकी काउंसलिंग किया और ये डिफाइंड पेरेंट्स की भी काउंसलिंग है, और इसलिए इसमें समय हर किसी का राय में सहमत। अगर काउंसलिंग की जरूरत भी है पहले और बाद। मंथ्स बेबीज बड़े बच्चों को एडॉप्ट चले जाते हैं और अलग तौर तरीके से जीते हैं, और देश भर में कहीं भी पेरेंट्स को एडॉप्ट करने का कानून अभी ऐसा नहीं है, स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड कुछ नहीं है कानून अपना। कहीं भी पेरेंट्स ले सकते हैं भारत देश का। जब मैं नॉर्थ ईस्ट करती हूँ, उनका यही रिक्वेस्ट होता है हमेशा, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हमारे पास ही ऐसे। तो आपकी सवाल का मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना टाइम में तो ऐसे घरों में बच्चों को जरूरत पड़ रही है काउंसलिंग का, तो हम एक बार इमेजिन कर सकते हैं, बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनका तो काउंसलिंग होता ही है। और साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कानून राष्ट्रीय नीति का अभी बता रहे, बार बार आ रही है, जो हमारे कानून जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। सारे स्टेक होल्डर्स जो मीडिया, जैसे एपीएन न्यूज ये टॉपिक दिया है इतना इम्पोर्टेंट, ऐसे ही सोशल मीडिया और प्रेस मीडिया के जैसा 36 डिपार्टमेंट्स हम आइडेंटिफाई किए थे एक बच्चे को इन्वॉल्व करने का स्टेट वाइज। तो डिस्ट्रिक्ट डिसेंट्रलाइज वर्क इज वेरी इम्पोर्टेंट। सारा में होते हैं वो स्टेट एडॉप्शन सेंटर्स और उनका होम्स डिस्ट्रिक्ट तक है। जो सिस्टम प्रॉपर है उसको हायरार्की में चलाएंगे, तो उसमें एनजीओ अपना रोल बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली अभी संध्या जी बोल रहे थे, नॉट ओनली पुलिस डिपार्टमेंट, ऑल डिपार्टमेंट्स दे आर डूइंग गुड जॉब। सो यहाँ पर बच्चों को प्रायोरिटाइज करके, रूल्स को डाइल्यूट ना करते हुए स्पीड अप कैसे करना है परस्पर पथ में, वी कांट मिस टाइम। जैसे रेप दिशा एक्ट आंध्र प्रदेश में, या निर्भया हुआ 90 डेज में एडॉप्ट, पर डेज भी ठीक है मैम, ठीक है मैम, मेरे पास वक्त की कमी है और अब मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में भी हूँ। संध्या जी, ये जो विज्ञापन के जरिए बच्चों को गोद लेने की बात की जाती है, ये विज्ञापन देना सोशल मीडिया पर ये कितना सही है संध्या जी? बिल्कुल गलत बात है, ये विज्ञापन देना एकदम गलत बात। आप विज्ञापन से बच्चे नहीं ले सकते, वो कोई वस्तु नहीं है, वो कोई चीज नहीं है, उसे कोई अमेज़न नहीं घर घर पहुंचा देगा। ये वो कोई वस्तु नहीं, उसको आप इंसान समझिए, वो ह्यूमन है, ह्यूमन राइट है उसका, चाइल्ड राइट है।
उसका बाल अधिकार है, उसको हर अधिकार मिलना चाहिए, खाने का, पीने का, रहने का, छत का, पढ़ाई का, पैसे का, हर चीज का। बिल्कुल ये अधिकार उनको इस तरीके ठीक है। जैन साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, नहीं मिलेंगे। ठीक है जैन साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो विज्ञापन की जो जानकारी दी जाती है सोशल मीडिया पर विज्ञापन के जरिए, क्या ये भ्रामक होती है? मैं कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में पड़ताल नहीं की है, पर अगर कोई लोग इस तरह से ज्ञापन दे रहे हैं और उनको सौंपने की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल इलीगल काम कर रहे हैं, उनको कोई पावर ही नहीं। ये तो पुलिस को इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को और जो ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है इनको उसका संज्ञान लेना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि भाई आपने ज्ञापन कैसे दिया है। बिल्कुल, सरकार और समाज के स्तर पर जाहिर तौर पर अब आगे कार्य करने की जरूरत है। और आज हमने बहुत तफसील से चर्चा की, जो अनाथ बच्चे हैं आखिर उनका सहारा कौन। आप लोगों ने बहुत तफसील से इस पर चर्चा की और बहुत बेहतर सुझाव दिए और ये भी बताया कि किस तरह से इस और आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।